हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो देख सकते हो यार, आज हम देखने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री के 3 नंबर वाले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, 3 नंबर के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पेपर में बार बार पूछे जाने वाले। ठीक है, मतलब कि पिछले वर्षों के पेपर में बार बार जो क्वेश्चन 3-3, 4-4 बार पूछे गए, उन प्रश्नों को आज देखेंगे, क्योंकि इन प्रश्नों के यार पेपर में आने के पूरे चांसेज है। ठीक है, इस बार के पेपर में आने के पूरे चांसेज है, इसलिए भैया आपको एक एक क्वेश्चन को मस्त तरीके से तैयार करना है। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से। और ये जान लो, ये इसका पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 से 3 तक के जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन जितने भी आते हैं पेपर में सब देख लिए थे। आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 से, जो चैप्टर 3 तक तो कंप्लीट था, चैप्टर नंबर 4 से आपके जितने चैप्टर नंबर 10 तक के प्रश्न हो जाएंगे, उन सभी प्रश्नों को आज की वीडियो पे हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और ये जान लो, ये पेपर में पक्का आएंगे। आपको एक एक क्वेश्चन को तैयार करना, हल्के में एक भी प्रश्न को ना लेना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देखो भैया, एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, और ये जान लो एक एक क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो पार्ट 2 पे जो पहला क्वेश्चन हमने लिया चैप्टर नंबर 4 का, डी ब्लॉक के तत्वों का। और क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल ही आता है और इस बार भी पक्का ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हो, संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए। संक्रमण तत्व क्या होते हैं और इनकी विशेषताओं को आपको लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं और आप क्या लिखिए, इनकी विशेषताओं को लिखिए। तो देखो सिंपल, हमने यहाँ पे हेडिंग लगाई संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्वों को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, क्या होते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट। तो देखो परिभाषा है, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले वाले कोश के डी कक्षक में प्रवेश करता है। ठीक है, वह आपका कहा गया, वह तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो वो क्या हो, बाह्य कोश से पहले वाले कोश के डी कक्षक में प्रवेश करे। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले वाले डी कक्षक में प्रवेश करता है तथा इसमें डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होता है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या कहा गया, परिभाषा समझो ध्यान से, एकदम आसान से। अभी आपको उदाहरण से पूरा समझा देंगे। ठीक है, आपसे कहा गया संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है बाह्य कोश से पहले वाले डी कक्षक में भरता है, तथा इसमें जो डी कक्षक होता है वो आंशिक रूप से भरा होता है। आंशिक रूप से भरे होने का मतलब है, देखो डी में अगर बात करें तो डी में आपको पता है 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2, 3, 4 इस टाइप से 10 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन आपके डी कक्षक में भरे, देखो डी कक्षक इस टाइप से होता है, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 होते हैं। अगर बात करें इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस टाइप से 10 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से 10 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन आपके भरे हुए हैं, तो ये जब 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए तो आपको दिख रहा है सभी कक्षक क्या है, पूर्ण रूप से भरे। तो जब 10 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे तो सभी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होंगे। और आपसे कह रहा है आंशिक रूप से भरा हो। आंशिक रूप से मतलब इसमें कोई स्थान खाली हो, आंशिक मतलब पूरा भरा ना हो। ठीक है, मतलब जहाँ पे डी में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके संक्रमण तत्व होंगे। ठीक है, क्योंकि 10 जब भरोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन जब भरोगे तो आपके क्या होगा, कक्षक पूर्ण रूप से भरा होगा। और जब आपका 9 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपका आंशिक रूप से भरा होगा। अभी आपको एग्जाम्पल से पूरा समझाएंगे। ठीक है, सिंपल परिभाषा में हमने आपसे कहा कि संक्रमण तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनमें आपका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो बाह्य कोश से पहले वाले डी कक्षक में प्रवेश करता है, तथा इसमें डी कक्षक में आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल जैसे हम एक डी ब्लॉक के तत्व का ले लें, जैसे स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है। अगर हम बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1, ये आ जाएगा 21 अर्थात 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो अगर यार आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं आता तो हमने एकदम ट्रिक से समझाया हुआ है, अगर आप उस ट्रिक को देख लेते हो तो आप एकदम आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप चैनल पे वीडियो आप जाके देख भी सकते हो। तो सिंपल ये स्कैंडियम जो डी ब्लॉक का पहला तत्व है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। अगर बात करें तो इसमें देख सकते हो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें भरा है, डी कक्षक में भरा है, डी कक्षक में भरा है। और इसमें अगर बात करें
तो देख सकते हो एक इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भरा हुआ है। तो इसमें जब आंशिक रूप से भरा, आंशिक का मतलब है जब 10 इलेक्ट्रॉन ना भरे हो तो वो आंशिक रूप से भरा होगा। इलेक्ट्रॉन जब आंशिक रूप से भरा हो तो वो तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। देखो केमिस्ट्री एक चीज़ मांगती है उदाहरण, अगर आप परिभाषा लिखते हो तो उदाहरण जरूर दिया करो। उदाहरण दे दोगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ स्टूडेंट में कुछ काबिलियत है, तो आपको तुरंत नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो सिंपल पहले संक्रमण तत्व की परिभाषा लिखी, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन देखो 21 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अंतिम वाला कहाँ भरा गया, डी कक्षक में। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा गया, डी कक्षक में। तो वही कहा गया वे तत्व जिनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन हो बाह्य कोश से पहले वाले कोश के डी कक्षक में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है, डी कक्षक में प्रवेश करता है। तो देख सकते हो डी कक्षक में प्रवेश करता है, तथा जो डी कक्षक होता है वो आंशिक रूप से भरा होता है। डी कक्षक जो होता है आंशिक रूप से भरा होता है, अर्थात डी में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन होते तब ही वो आंशिक रूप से भरा होगा। ठीक है, तो जिसमें आपका क्या हो, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो डी कक्षक में भरा हो तथा डी कक्षक आंशिक रूप से भरा हो, तो ये तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो ये आपको परिभाषा देनी है और ये एक उदाहरण आसानी से दे देना। ठीक है, इतना आपको लिख देना है, आपके मस्त नंबर मिलेंगे। ठीक है, 1 नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता। फिर ये तो था संक्रमण तत्व क्या है, ये आपने परिभाषा दी, ये दिया उदाहरण। अब बात आती है इनकी विशेषताओं को लिखिए, संक्रमण तत्वों की विशेषताओं को लिखिए। तो देखो हमने यहाँ पे हेडिंग लगाई विशेषताएं, संक्रमण तत्वों की क्या गुण या विशेषताएं, गुण या विशेषता एक ही बात है। तो देखो पहली नंबर विशेषता है संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व होते हैं ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होती परिवर्ती होती या बदलने वाली होती। ठीक है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था बदलती रहती है। तो ये जो संक्रमण तत्व है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अगला नंबर विशेषता है इन तत्वों में रंगीन आयन तथा रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। ये जो संक्रमण तत्व होते हैं इन तत्वों में रंगीन आयन तथा रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है अनेक संक्रमण तत्व तथा उनके यौगिक अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अनेक संक्रमण तत्व तथा उनके यौगिक कौन सा चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। फिर चौथा नंबर है इन तत्वों तथा इनके यौगिकों में उत्प्रेरकी गुण होते हैं। ये जो संक्रमण तत्व और इन संक्रमण तत्वों के जो यौगिक है इनमें उत्प्रेरक का गुण होता है। ठीक है, उत्प्रेरक समझते हो ना, जो अभिक्रिया की गति को तीव्र कर देता है। तो ये जो संक्रमण तत्व और उनके यौगिक है ये उत्प्रेरक का गुण भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये रही इनकी विशेषता, देख सकते हो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और रंगीन आयन और रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है और अनेक संक्रमण तत्व तथा उनके यौगिक अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं और इन तत्वों तथा इनके यौगिकों में उत्प्रेरकी गुण भी होते हैं। तो ये है संक्रमण तत्व क्या है, एक उदाहरण दे देना और विशेषताएं लिख देना, 3 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको यार ये क्वेश्चन जरूर तैयार करना है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मस्त तरीके से तैयार कर लो। आप चलते हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। और यार अगर चैनल पे नए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी टाइप से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितनी रिएक्शन, न्यूमेरिकल सब कुछ हम लोग एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा तो आपके पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो भैया जो अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन पढ़ लो, खुद देख लो। कह रहा है लिगेंड किसे कहते हैं, एक दंतुर, द्विदंतुर तथा उभयदंतुर या बहुदंतुर लिगेंड से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उभयदंतुर कहा जाए या बहुदंतुर लिगेंड कहा जाए एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है कि आपसे बताना है आपको कि लिगेंड क्या होते हैं, एक दंतुर, द्विदंतुर और बहुदंतुर लिगेंड से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है सब कुछ यहाँ पे हम समझेंगे। तो चलो देखते हैं। तो देखो, तो सिंपल आपको क्वेश्चन पे क्या बताना है कि लिगेंड क्या होते हैं, एक दंतुर, द्विदंतुर तथा उभयदंतुर लिगेंड से आप क्या समझते हैं। तो सिंपल आपको पहले लिगेंड के बारे में बताना है, फिर जो लिगेंड के प्रकार होते हैं, एक दंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड तथा बहुदंतुर लिगेंड, इसके बारे में आपको बताना है। तो सिंपल पहले हेडिंग हमारी पड़ गई लिगेंड क्या होते हैं। तो देखो परिभाषा लिखी गई, वे परमाणु, अणु या आयन जो उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उससे उपसंयोजक आबंध बनाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहा गया, ध्यान से पढ़ लो। वे परमाणु, अणु या आयन जो उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उससे उपसंयोजक आबंध बनाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। उपसंयोजन यौगिक में क्या करते हैं, केंद्रीय धातु आयन को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उपसंयोजक आबंध बनाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। ध्यान से समझो एक एक पॉइंट। आपसे क्या कहा गया कि उपसंयोजन यौगिक, देखो एग्जाम्पल जैसे लो K4 Fe
Cn का होल 6। ये एक प्रकार का उपसहसंयोजन यौगिक है, जिसमें अगर बात करें Fe की, Fe तो आपको पता है एक धातु है आयरन, Fe आयरन है, लोहा एक धातु है। तो ये क्या हो जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटर एटम। ये जो Fe है ये क्या हो जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु अर्थात सेंटर एटम, ठीक है। और ये जो 6 Cn जुड़े हुए इन्हें ही कहते हैं लिगेंड, इन्हें ही कहते हैं लिगेंड, ठीक है। और ये जो लिगेंड होते हैं ये Fe को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। देखो इस Cn के पास माइनस चार्ज होता है, Cn माइनस, माइनस का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के पास एक माइनस है तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी इलेक्ट्रॉन का युग्म ये Cn इस Fe को देता है और उपसहसंयोजक आबंध बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो यहाँ पे समझो, सिंपल Fe है, Fe यहाँ पे हो जाएगा। ये Cn मान लो 6 Cn है, इस टाइप से 6 Cn होंगे, ठीक है। और ये 6 Cn क्या करेंगे, इस Fe को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके इस टाइप से उपसहसंयोजक आबंध बनाएंगे, ठीक है। इस टाइप से उपसहसंयोजक आबंध बनाएंगे। ये देखो ये जो तीर का निशान होता है इसे ही कहते हैं उपसहसंयोजक आबंध। मान लो Fe की तरफ ऐसे है, ये Cn ने ऐसे किया तो इस तीर के निशान का मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये बॉन्ड ही उपसहसंयोजक बॉन्ड कहलाता है या उपसहसंयोजक आबंध कहलाता है। तो यहाँ पे ये आपका एक प्रकार का उपसहसंयोजन यौगिक K4FeCN का होल 6 है, जहाँ Fe केंद्रीय धातु परमाणु और Cn लिगेंड है। तो ये Cn जो लिगेंड है ये क्या करता है, केंद्रीय धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। इस Cn के पास माइनस चार्ज होता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म जो है Fe को देगा जो कि केंद्रीय धातु परमाणु है और उससे इस टाइप से उपसहसंयोजक आबंध बनाएगा। ये जो तीर का निशान दिख रहा है ये उपसहसंयोजक आबंध कहलाता है, उपसहसंयोजक आबंध बनाएगा और यही लिगेंड कहलाएगा। देखो परिभाषा पढ़ लो, वे परमाणु अणु या आयन जो उपसहसंयोजन यौगिक, ये एक प्रकार का उपसहसंयोजन यौगिक है। उपसहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन का युग्म प्रदान करके उससे उपसहसंयोजक आबंध बनाते हैं, वो लिगेंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल इस टाइप से दिखाना हो तो दिखा देना। Cn के पास देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये इसको Fe को प्रदान करेंगे और इस टाइप से उपसहसंयोजक आबंध बनाएंगे, ठीक है। तो इसको अब हम इरेज कर रहे हैं, एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए था केवल कि आप परिभाषा को समझ जाओ, ठीक है। ठीक है, तो इस टाइप से आप परिभाषा आप समझ चुके। लिगेंड क्या होता है, वे परमाणु और जो आयन होते हैं जो उपसहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उससे उपसहसंयोजक आबंध बनाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरण लिख के, एग्जाम्पल लिख के K4FeCN का होल 6 वाला एग्जाम्पल दे देना। K4FeCN का होल 6 जहाँ दिखा देना Fe केंद्रीय धातु परमाणु और Cn लिगेंड है। क्या दिखा दोगे, Fe केंद्रीय धातु परमाणु और Cn लिगेंड है, बस इतना दिखा देना, कोई आपके नंबर नहीं काट सकता। फिर बात आती है, आपसे कहा गया एक दंतुर, द्विदंतुर तथा उभय दंतुर या बहुदंतुर लिगेंड। उभय दंतुर कहा जाए या बहुदंतुर कहा जाए, बात देखिए आपको एक दंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड तथा बहुदंतुर लिगेंड के बारे में बताना है। तो सिंपल हमने यहाँ पे हेडिंग लगाई एक दंतुर लिगेंड, ठीक है। एक दंतुर लिगेंड क्या होते हैं, देखो लिगेंड तो जान गया कि ये अपना इलेक्ट्रॉन प्रदान करके Fe को देता है अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु को देता है और उपसहसंयोजक आबंध बनाता है, तो लिगेंड कहलाता है। अब बात आती है एक दंतुर लिगेंड, द्विदंतुर और बहुदंतुर। तो देखो एक दंतुर लिगेंड में क्या होता है, क्या कहा गया, आप परिभाषा पढ़ो। जब एक लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा जुड़ता है तो उस लिगेंड को एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। ध्यान समझो, जब कोई लिगेंड अपने एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा केंद्रीय धातु आयन से जुड़ता है तो उसे एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। जब एक लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से एक इलेक्ट्रॉन के युग्म द्वारा जुड़ता है तो उसे एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपका है यहाँ पे हमने Cn माइनस जो आपको बताया था, Cn माइनस एक प्रकार का एक दंतुर लिगेंड है क्योंकि इसके ऊपर एक माइनस लगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का युग्म, इलेक्ट्रॉन का युग्म का मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, माइनस के बाद 2 इलेक्ट्रॉन तो मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन का युग्म या इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, ठीक है। तो माइनस है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। तो ये एग्जाम्पल है आपका Cn माइनस, जैसे हो गया Cl माइनस हो गया, इसमें भी माइनस है, ठीक है, क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसके पास भी एक दाता परमाणु या एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन युग्म को दाता परमाणु नाम से भी जाना जाता है। इसे आप इलेक्ट्रॉन युग्म की जगह दाता परमाणु भी लिख सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन युग्म जो लिखा है लिख सकते हो, एक दाता परमाणु द्वारा जुड़ा होता है उसे एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल है Cn माइनस, Cl माइनस। अभी देखो पूरे जब बताएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। आगे देखो द्विदंतुर लिगेंड, जब एक लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से 2 इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा जुड़ता है तो द्विदंतुर। एक दंतुर में लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से एक इलेक्ट्रॉन द्वारा जुड़े एक इलेक्ट्रॉन के युग्म द्वारा, इलेक्ट्रॉन का युग्म इस टाइप से होगा जोड़ा, ये होता है इलेक्ट्रॉन का युग्म। युग्म का मतलब है जोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसा अकेला हो गया, युग्म का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ठीक है। आप कह रहा है जब एक लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से 2 इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा जुड़े तो उसे द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका ये वाला CH2NH2
CH2NH2, इसका नाम जानते हो क्या होता है? इसका नाम होता है एथिलीन डाइएमीन। यहाँ नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, इस वाले नाइट्रोजन पे भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। तो देख सकते हो एक इलेक्ट्रॉन का युग्म ये, एक इलेक्ट्रॉन का युग्म ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा ये क्या करते हैं? केंद्रीय धातु आयन से जुड़ते हैं, अर्थात ये एक प्रकार का द्वितंतुर लिगेंड है। आपसे कहा गया जब एक लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से 2 इलेक्ट्रॉन के युग्म, देख सकते हो पहला ये दूसरा है, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म से जुड़े तो उसे क्या कहते हैं? द्वितंतुर लिगेंड। इसका नाम याद रखना है एथिलीन डाइएमीन, ठीक है, एथिलीन डाइएमीन। और भी एग्जांपल जैसे C2O4 2-, C2O4 2-, ठीक है, सिंपल। जब C2O4 में 2- लगे तो 1- ये आया, 1- ये आया। हमने आपसे बताया जब 1- हो तो उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 1 इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है। तो जब 2- है तो 1 इलेक्ट्रॉन का युग्म इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन का युग्म इसके पास, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा जुड़ता है तो वो द्वितंतुर लिगेंड होता है। तो C2O4 2- एक प्रकार का द्वितंतुर लिगेंड है, और CH2NH2 भी एक प्रकार का द्वितंतुर लिगेंड है, ठीक है। अगला है बहुतंतुर लिगेंड, या जिसे कहते हैं उभयतंतुर लिगेंड, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म से जुड़ता है। पूरा लिख लेना, जब एक लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा जुड़ता है तो उसे बहुतंतुर लिगेंड कहते हैं। इसमें क्या होगा? 2 से अधिक द्वारा, जैसे एग्जाम्पल CH2NH2, इसमें 3 बार हमने लिख दिया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये, एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये, एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये, तो 3 इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब 2 से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन युग्म से जुड़े तो वो बहुतंतुर लिगेंड। जैसे ये आपका CH2NH2, 3 जगह आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन के युग्म, तो ये एक प्रकार का बहुतंतुर लिगेंड है, ठीक है। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। सब सिंपल, पहले लिगेंड की परिभाषा दे दो कि लिगेंड जो होता है अपना इलेक्ट्रॉन युग्म किसको देता है? केंद्रीय धातु परमाणु को, और उपसहसंयोजक कार्बन बनाता है, लिगेंड कहलाता है। फिर एक दंतुर लिगेंड ये हो गए, द्विदंतुर लिगेंड ये हो गए, बहुदंतुर लिगेंड ये हो गए। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया और मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए तैयार भी करना, ठीक है। तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, इसीलिए करें टाइम भले लगे, कम क्वेश्चन होंगे एक वीडियो में, लेकिन तैयार सब यहीं पर हो जाए, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को मजबूती से तैयार करो, जिससे एग्जाम में आ जाए तो मस्त तरीके से तैयार आप लिख सको, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आप देखो भैया, जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो इतना मान लो एकदम फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। फिक्स क्वेश्चन क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि देख सकते हो क्वेश्चन क्या, पढ़ लो पहले फिर बताएं। आपसे कह रहा है निम्न उपसहसंयोजन यौगिकों के IUPAC नाम को लिखिए, ठीक है। IUPAC नाम को लिखना है। एक चीज़ जान लो, आपका चाहे जिस साल का पेपर हो, उपसहसंयोजन यौगिकों का IUPAC तो पूछा ही पूछा जाना है, ठीक है। आप चाहे पिछले वर्षों का कोई भी पेपर देख लो केमिस्ट्री का, आपको उपसहसंयोजन यौगिकों के IUPAC नाम 2 कभी पूछे जाते, कभी 3 पूछे जाते, तो 2 से 3 नंबर आपको इससे मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको उपसहसंयोजन यौगिकों का IUPAC नाम नहीं आता तो आप जल्दी से जाके चैनल पे वीडियो देख लो, बहुत मस्त ट्रिक से हमने बताया है। 26 मिनट का वीडियो है, लेकिन अगर 26 मिनट का वीडियो पूरा देख लेते हो तो आप मस्त तरीके से तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो और एक वीडियो और है जिसपे 50 मिनट तक मतलब सारे एग्जाम्पल को हमने कराया है, जो प्रीवियस ईयर पे हमने पूरे एग्जाम्पल जितने भी पिछले वर्षों में पूछे गए सबको हमने उस वीडियो पे क्लियर किया है, ठीक है। तो वो वीडियो भी देख लेते हो तो आपका एकदम मतलब उपसहसंयोजन यौगिक वाला टॉपिक एकदम क्लियर ही हो जाएगा, ठीक है। और ये तो आपको पता है हर साल आना है तो जरूर आएगा, ठीक है, इस बार भी। तो देखो सिंपल बात करें इनके आपके IUPAC नाम कैसे लिखने हैं, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं तैयार जरूर कर लो, एकदम फिक्स टॉपिक है, ठीक है। तो निम्न उपसहसंयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। 3 नंबर का है, एक नंबर तीनों पे मिलेगा, 1 नंबर इस पे, 1 नंबर इस पे, 1 नंबर इस पे। तो सिंपल पहला यौगिक है ये K4FeCN का होल 6। तो देखो उपसहसंयोजन यौगिक का IUPAC नाम लिखने के लिए आपको क्या करना होता है, इसमें सबसे पहले ये पहचानो लिगेंड कौन है, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है। देखो ये तो आपको पता है Fe एक प्रकार का धातु है तो एक केंद्रीय धातु परमाणु होगा, और ये CN क्या हो जाएगा, लिगेंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लिगेंड, ठीक है। इतना पता चला। अब K जो बाहर है इसमें कौन सा चार्ज होता है, अर्थात कौन सा आवेश होता है, K+ होता है हमेशा, K पता है ना प्लस होता है। तो सबसे पहले नाम आपको इस जो प्लस हो, पूरे इसमें जो प्लस हो उसी का नाम लिखना है। आपको K+ दिखा तो K का नाम लिखो, क्या नाम है इसका, पोटेशियम, तो सिंपल लिखो पोटेशियम, ठीक है। जो प्लस हो उसी का नाम पहले लिखो, तो इसका नाम हो गया पोटेशियम। आप क्या करो, जब इसका नाम लिख गया आप कोष्टक वाले का नाम लिखो, पहले बाहर वाले का लिख दिया, अब कोष्टक वाले का नाम लिखो। कोष्टक में कौन है, Fe है और CN का होल 6, ठीक है। तो सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड है, तो आपको सबसे पहले नाम लिगेंड का लिखना है, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का। ध्यान से समझो, सबसे पहले तो नाम प्लस वाले का लिखा पोटेशियम, आप जो अंदर है पहले नाम लिगेंड का लिखो, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का। तो लिगेंड यहाँ पे कौन सा है, ये CN लिगेंड है ना। CN का नाम होता है साइनो, क्या नाम होता है, साइनो। तो यहाँ पे कितने CN है, 6 के लिए लगता है IUPAC तो जानते हो,
2 कार्बन जब होते हैं तो डाई का प्रयोग करते हैं, 3 के लिए ट्राई का, 4 के लिए टेट्रा का, 5 के लिए पेंटा का, 6 के लिए हेक्सा का। तो जब यहाँ पे 6 है तो हम 6 के लिए क्या प्रयोग करेंगे, हेक्सा का। तो पोटेशियम हो गया था पहले, अब हो गया हेक्सा। और CN का नाम लिख दो, क्या होता है, साइनो, हेक्सा साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो। ठीक है, सिंपल देख सकते हो, के का नाम पोटेशियम, 6 CN थे तो हेक्सा साइनो क्यों हुआ, क्योंकि 6 के लिए हेक्सा का प्रयोग होता है, 2 के लिए डाई का, 3 के लिए ट्राई का, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा का। तो सिंपल 6 CN थे तो हेक्सा साइनो। फिर क्या करेंगे आप, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु का क्या नाम है, Fe, Fe का नाम है फेरेट, फेरेट लिख दो। अब इस फेरेट को लिखने के बाद आपको इस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी। ध्यान से समझो, सबसे पहले हमने आपसे कहा था प्लस वाले का नाम लिखो, K प्लस था तो इसका नाम लिखा पोटेशियम। फिर अंदर गए कोष्टक के अंदर, तो आपसे पहले कहा कि आप क्या पहचान लो, लिगेंड पहचान लो, केंद्रीय धातु परमाणु पहचान लो। आपने पहचाना CN लिगेंड है, तो सबसे पहले CN का नाम होगा, 6 CN है तो हेक्सा लगाया, और CN का नाम है साइनो तो साइनो लगाया। फिर केंद्रीय धातु परमाणु Fe है, Fe का नाम है फेरेट, फेरेट लिख दिया। आप क्या करो, यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था लिख दो, यही पूरा नाम हो जाएगा। ऑक्सीकरण अवस्था कैसे लिखोगे, देखो आपको निकालनी है इस केंद्रीय धातु परमाणु जो फेरेट है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। तो आप क्या करो, इस Fe को मान लो X के इक्वल। ठीक है, इससे किसके इक्वल मान लो, X के इक्वल। पोटेशियम की होती 1, तो कितने पोटेशियम, 4, तो 1 गुणे 4, प्लस Fe को हमने X के इक्वल माना क्योंकि इसी की निकालनी है, प्लस CN की होती -1, तो -1 लिख दो, और 6 CN है तो -1 × 6 = 0। देखो यार, अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको ये पूरा एक एक पॉइंट समझ में आएगा। बहुत मस्त तरीके से टाइम लिया आपका, 40 से 50 मिनट का वीडियो है, लेकिन एक एक पॉइंट क्लियर किया है, जिससे आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। आप कोई भी IUPAC अजय करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देखना। तो सिंपल पोटेशियम की 1 होती 4 पोटेशियम तो 1 × 4, प्लस का चिन्ह लगा, Fe की निकालना, X मान लिया। CN की होती -1 तो -1 × 6 = 0। सॉल्व करेंगे, 1 × 4 4 आ जाएगा, प्लस X आएगा, -1 × 6 -6 = 0। आप 4 से 6 घटाओगे, देखो माइनस का 6 है ना, प्लस का 4 माइनस का 6, तो कितना आ जाएगा, -2 = 0। देख लो, 4 - 6 -2, तो X - 2 = 0। X -2 इधर है, उधर भेज दो तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो X वैल्यू आ गई +2। देख लो ध्यान से, क्या किया था हमने, 4 आया यहाँ से, X आया, -1 × 6 -6 = 0, 4 से 6 घटाया -2, X - 2 = 0, ये माइनस का 2 इधर है, उधर भेजोगे प्लस का 2 हो जाएगा, तो X = +2। और इस X को किसके इक्वल माना था, Fe के, तो ये आपका Fe आया है। ठीक है, ये X इसके इक्वल माना था Fe के, क्योंकि Fe केंद्रीय धातु परमाणु, इसी की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी होगी। तो यहाँ पर से Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई, 2, और 2 को आपको इस टाइप से लिखना है, रोमन अंकों में सेकंड। ये हो गया इसका पूरा नाम, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकंड। ठीक है, पूरा IUPAC इसका आपने लिख दिया, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकंड। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से नाम हो गया, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एकदम मस्त तरीके से समझ में आ गया। अगला नंबर वाला देखो, ये NiNS3 वाला, तो देखो इसको अब इरेज कर देंगे। Fe की जो निकाला था, ये रफ कार्य होता है, इसको आपको वहाँ पे लिख के नहीं आना, सेकंड इस टाइप से केवल नाम लिखना है। ठीक है, तो इसको सिंपल इरेज कर देते हैं। आपको केवल IUPAC लिखना होता है, ये आपको एकदम रफ कार्य करना है। ठीक है, ये आपको एकदम सब रफ कार्य करना है, केवल आपको इसके नीचे IUPAC इसका लिख देना है, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकंड। दूसरा नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर है आपके पास NiNS3 का होल 6 और आगे लगा Cl2। NiNS3 का होल 6 आगे लगा Cl2। इसका नाम भैया कैसे लिखा जाए, सिंपल आपसे कहा था पहले जो प्लस वाला हो, जैसे यहाँ पे K प्लस वाला था तो इसका नाम लिखा पहले, जो प्लस वाला हो पहले उसका नाम लिखो। अगर बात करें यहाँ पे इधर साइड तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे K था, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे इधर साइड है Cl। तो बात करिए जो बाहर है Cl है, Cl पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस का, Cl माइनस होता है। ठीक है, K प्लस था लेकिन Cl है माइनस, तो जब Cl है माइनस, तो आपसे कहा पहले प्लस वाले का नाम लिखो, Cl माइनस है तो प्लस वाला कौन हो जाएगा, इस कोष्टक के अंदर वाला। देखो ध्यान से, एक प्लस वाला होगा एक माइनस, जब यहाँ पे K प्लस वाला बाहर मिल गया था तो ये कोष्टक वाला क्या हो गया, माइनस वाला। ठीक है, जब बाहर प्लस वाला मिल गया तो अंदर वाला माइनस, इस बार Cl माइनस है, जब बाहर माइनस मिल गया तो अंदर वाला प्लस का, तो जो प्लस का उसका नाम पहले लिखेंगे। तो इस बार क्या करेंगे हम लोग, इस बार हम लोग कोष्टक वाला नाम पहले लिखेंगे, इस बार क्या करेंगे, कोष्टक वाला नाम पहले लिखेंगे। और ऐसा क्यों, क्योंकि हम आपसे कह रहे हैं पहले प्लस वाले का नाम लिखा जाता है, इसमें K प्लस था तो पहले बाहर वाले का नाम लिखा, इसमें देखा तो Cl है माइनस, तो माइनस वाले का बाद में लिखेंगे, पहले प्लस वाले का लिखो, जब ये माइनस है तो अंदर वाला प्लस होगा, पहले इस कोष्टक का नाम लिखना है। ठीक है, आप
आप देखो बात करें यहाँ पे NH3 कितने 6, कितने NH3 6। आपसे कहा था जब कोष्टक पे आ जाओ तो पहले ये केंद्रीय धातु परमाणु, ये लिगेंड, तो पहले नाम लिगेंड का लिखेंगे। तो यहाँ पे 6 CN थे तो हेक्सासाइनो, फिर इस केंद्रीय धातु परमाणु का फेरेट। तो वैसा ही यहाँ पे लिगेंड कौन है, ये NH3 आपका लिगेंड है और ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु अर्थात सेंटर आइटम है। ठीक है, ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु सेंटर आइटम है, ये आपका लिगेंड है। तो पहले नाम हम लोग लिगेंड का लिखेंगे। कितने लिगेंड है 6, तो 6 लिगेंड है और इसका नाम क्या है NH3 का, NH3 का नाम होता है एमीन। ध्यान से समझो, NH3 का नाम होता है एमीन। कितने है एमीन 6, तो यहाँ पर से 6 के लिए लगता है क्या हेक्सा, तो हेक्सा एमीन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 6 के लिए हेक्सा का प्रयोग होता है। जैसे 6 CN थे तो हेक्सासाइनो, जब एमीन है अर्थात NH3 का नाम है एमीन, जब एमीन होंगे तो 6 NH3 के लिए लगेगा हेक्सा एमीन। ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, जल्दी कोई नहीं, आराम समझो। NH3 6 है, 6 के लिए हेक्सा और NH3 के लिए एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एमीन। हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन लिख दिया। फिर क्या करेंगे, हेक्सा एमीन, देखो पहले आपको लिगेंड का लिखना था तो लिगेंड जैसे यहाँ पे हेक्सासाइनो लिखा था, आपकी बार हेक्सा एमीन लिख दिया। आप क्या करेंगे, इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का लिखेंगे। इसका क्या नाम है, निकेल। क्या नाम है, निकेल, तो निकेल लिख दो, निकेल लिख दिया। अब आपसे कहा जब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखो उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था लिखो। यहाँ पे जब फेरेट लिखा उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था लिखा, वैसे ही यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा, अब इसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे। ठीक है, इतना लिख लेना जब ऑक्सीकरण अवस्था। फिर इसके बाद जो बाहर माइनस वाला है उसका नाम लिख दो। पहले प्लस वाले का लिखो, फिर यहाँ पे ये माइनस था तो इसका लिखा। अब इस बार कोष्टक वाला प्लस है, बाहर वाला माइनस, तो पहले प्लस वाले का लिख लो। तो क्या नाम हुआ, हेक्सा एमीन और इसका निकेल। फिर ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे, फिर बाहर वाले का माइनस वाले का नाम, माइनस वाले का नाम क्या है, इसका Cl का नाम है क्लोराइड, तो क्लोराइड लिख दो। ये इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एमीन निकेल और इसमें ऑक्सीकरण अवस्था क्लोराइड। तो ऑक्सीकरण अवस्था भी निकाल लेते। किसकी निकालनी, केंद्रीय धातु परमाणु की। इसमें Fe की निकालनी थी, Fe को X माना था। इसमें Na की निकालनी तो Na को X मानेंगे। Na को X मान लो, X हो गई। प्लस NH3 की होती 0, तो 0 गुणे कितने NH3 6, तो 0 गुणे 6। प्लस लगाओ, Cl की होती -1, तो -1 लिखो। कितने Cl 2, तो -1 × 2 बराबर 0। देखो ध्यान से, Na की होती X, क्योंकि Na की हमें निकालनी इसलिए हमने Na की X मान ली है। ठीक है, माना ये X, Na की X माना है क्योंकि इसे निकालना है। NH3 की होती 0, तो कितने NH3 6, तो 0 गुणे 6। प्लस लगाया, Cl की होती -1, तो -1 × 2 बराबर 0। सॉल्व किया तो X प्लस 0 गुणे 6 0, -1 गुणे 2 -2 बराबर 0, X बराबर प्लस का 2, प्लस का 2 इसकी भी आ गई, तो इसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, सेकेंड। बस ये याद रखो, ये X क्या आया है, X इसको माना था ना Na को, तो Na की ऑक्सीकरण अवस्था ही है। और ऑक्सीकरण अवस्था को हमेशा रोमन अंकों में लिखना, जैसे इसकी सेकंड लिखी थी वैसे इसकी सेकंड लिखी, 2 ना लिख देना, सेकंड लिखना, थर्ड लिखना, फोर्थ लिखना, रोमन अंकों में लिखना। ठीक है, इसका नाम था पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, इसका नाम आया हेक्सा एमीन निकेल सेकंड क्लोराइड। ठीक है, तो इसको इरेज कर रहे हैं जो ऑक्सीकरण अवस्था निकाला। ठीक है, ये एकदम रफ कार्य आपको करना है। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए टाइम ले रहे हैं भैया, नहीं तो हम तो तुरंत लिख देंगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं आपको मस्त तरीके से इसे समझना है। इसमें तो आपको थोड़ा मतलब पूरे क्वेश्चन बताने तो थोड़ा आपको कम टाइम भले दे पा रहे हो, लेकिन अगर वो वीडियो देखोगे आप तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, अगला नंबर है FeH2O का होल 6 Cl3। इस बार भी वही करो, पहले प्लस और माइनस ढूंढो। आप देखो बात करें इधर साइड तो कोई नहीं है, यहाँ पे इधर साइड K था, यहाँ पे तो कोई नहीं है, तो अब इधर साइड बात करेंगे Cl क्या होता है माइनस, तो ये माइनस है तो कोष्टक वाला क्या हो जाएगा प्लस, जैसा यहाँ पे था। ये बाहर वाला माइनस तो कोष्टक वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो पहले प्लस वाले का नाम लिखेंगे अर्थात इस कोष्टक वाले का नाम लिखेंगे। आप कोष्टक में लिगेंड कौन है, केंद्रीय धातु परमाणु कौन, Fe हो जाएगा सेंटर आइटम अर्थात क्या केंद्रीय धातु परमाणु, और H2O क्या हो जाएगा लिगेंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 6 है ना, तो H2O 6 जो है Fe से जुड़े हुए हैं, और Fe क्या है केंद्रीय धातु परमाणु, एक प्रकार का धातु। ठीक है, तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे कोष्टक में हमेशा नाम पहले किसका लिखते हैं लिगेंड का। यहाँ पे भी देख सकते हो हेक्सा एमीन पहले इसका लिखा, हेक्सासाइनो पहले इसका लिखा, उसी प्रकार यहाँ पे भी लिगेंड का लिखेंगे। कितने 6 के लिए लगता है हेक्सा लिखो। फिर H2O का नाम क्या होता है, H2O का नाम यहाँ पे आपको जल नहीं लिखना है, H2O का एक नाम होता है एक्वा लिखना है। ठीक है, हेक्सा एक्वा। ठीक है, सिंपल देख सकते हो, पहले 6 के लिए हेक्सा लगाया, H2O के लिए एक्वा लगाया, हेक्सा एक्वा। आप क्या करोगे, जब लिगेंड का नाम लिख लो उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का, जैसे यहाँ लिगेंड का लिखा फिर केंद्रीय धातु परमाणु का, वैसे यहाँ पे लिगेंड का लिखा हेक्सा एक्वा, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम फेरेट लिख दो। फिर क्या करो, कोष्टक लगा और यहाँ पे क्या रखो ऑक्सीकरण अवस्था, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु के जस्ट बाद ऑक्सीकरण अवस्था रखनी है, केंद्रीय धातु परमाणु के जस्ट बाद ऑक्सीकरण अवस्था रखनी है।
फिर इतना हो गया देखो हेक्सा एक्वा और इसका फेरेट, फिर कोष्टक पे ऑक्सीकरण अवस्था, फिर इसके बाद बाहर वाले माइनस का क्या नाम, क्लोराइड, तो क्लोराइड रख दो। और एक चीज़ और याद रखना, केवल लिगेंड का नाम ही आपको संख्या सहित लिखना है। जैसे यहाँ पे 6 CN थे तो हेक्सा लगाया, या 6 नेसरी थे तो हेक्सा लगाया, यहाँ पे 6 H2 है तो हेक्सा लगाया, ठीक है। आपका एक बार ये भी कहना हो सकता है कि यहाँ पे 4 K थे तो आपने टेट्रा क्यों नहीं लगाया। आपको केवल लिगेंड पे ही हेक्सा, टेट्रा, पेंटा ये सब लगाना है। जैसे बाहर जो हो उससे कोई मतलब नहीं, उसमें 4 हो 5 हो कोई दिक्कत नहीं, आपको केवल पोटेशियम ही लिखना है। यहाँ पे देखो 2 क्लोरीन थे फिर भी हमने केवल क्लोराइड लिखा, डाइक्लोराइड तो लिखा नहीं। केवल लिगेंड पे आपको संख्या देखनी, 6 CN है तो आपको हेक्साइमिन करना है, 5 CN होते तो क्या करते, पेंटा साइनो करते, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी Cl 3 थे लेकिन हमने केवल क्लोराइड लिखा। आपको इसकी संख्या से कोई मतलब नहीं, केवल लिगेंड की संख्या देखा करो, ठीक है। अब बात आती है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की, तो Fe को x मान लो, तो Fe की अगर x हो जाए तो x प्लस H2O की भी 0 होती तो 0 गुणे कितने हो 6, तो 0 गुणे 6 प्लस Cl की होती -1 तो -1 लिखो, कितने Cl 3, -1 × 3 बराबर 0, तो x प्लस 0 का 6 से गुणा 0 और -1 का 3 से गुणा -3 बराबर 0। यहाँ से सॉल्व कर लेना, x बराबर +3 आएगा और ये +3 किसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी, Fe की। किसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी, Fe की, तो +3 आई तो यहाँ पे लिख दो थर्ड। यही हो जाएगा क्या इसका, यही इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम, क्या नाम हो गया, हेक्सा एक्वा फेरेट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। देख सकते हो इस टाइप से लिखा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और यहाँ से एक चीज़ आपको और बता दें, जो अभी आपको संक्रमण तत्व वाला क्वेश्चन बताया था, संक्रमण तत्व तो क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए। उसमें एक विशेषता बताई थी, संक्रमण तत्व तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते, तो यहीं पे समझ लो। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब था कि संक्रमण तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो बदलने वाली होती है, अर्थात परिवर्तित होने वाली होती है। देख सकते हो Fe क्या एक प्रकार का केंद्रीय धातु परमाणु है और एक प्रकार का संक्रमण तत्व भी है। Fe का परमाणु क्रमांक 26 होता है। सब कुछ आपको मतलब क्लियर हो जाए एक एक बात, ठीक है। तो Fe देख सकते हो केंद्रीय धातु परमाणु है, अर्थात ये एक प्रकार का संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व है, ठीक है। तो संक्रमण तत्व जो है इसकी देख सकते हो Fe की कहीं पे ऑक्सीकरण अवस्था +3 आई और यहाँ पे क्या आई थी, +2 आई थी, ठीक है। तो इस कारण से कहीं +2 आती है, कहीं +3 आती है। तो ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है संक्रमण तत्वों की परिवर्तित होने वाली होती है, बदलने वाली होती है। ये जितने निकिल Fe ये सब क्या है, आपके संक्रमण तत्व ही है, ठीक है। केंद्रीय धातु परमाणु जितने आपको यहाँ पे मिलेंगे सब संक्रमण तत्व ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात थी, आपको वो भी क्लियर कर दिया कि संक्रमण तत्व तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं। देख सकते हो कहीं पे आपके संक्रमण तत्व 2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, कहीं पे 3 प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये था IUPAC इसका। तो एक चीज़ जान लो भाई, IUPAC तो आपको तैयार करना फिक्स टॉपिक है, इसलिए एकदम मस्त तरीके से तैयार करना। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो भैया, जो अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपका हैलोएल्केन और हैलोएरिन जो चैप्टर है उसकी अभिक्रियाओं है, ठीक है, अभिक्रियाएं हैं उसकी। तो देख सकते हो निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मतलब आपको ये अभिक्रियाएं करनी है। पहली कार्बिल-एमीन अभिक्रिया, वुर्ज-फिटिंग अभिक्रिया, राइमर-टीमन अभिक्रिया और फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर पर भी आ सकता है और 4 नंबर पे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये अभिक्रिया जो है हैलोएल्केन और हैलोएरिन चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं भी है। देख सकते हो कार्बिल-एमीन अभिक्रिया, वुर्ज-फिटिंग अभिक्रिया, राइमर-टीमन अभिक्रिया और फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। आपसे क्वेश्चन कह रहा है निम्न पर टिप्पणी लिखिए, अर्थात इनको आप थ्योरी के रूप में लिखिए और रिएक्शन भी दीजिए, ठीक है। तो देखो थ्योरी तो एकदम आसान से आप बना के लिख सकते हो, रिएक्शन समझो अभी आपको ये भी बता देंगे थ्योरी कैसे बना के लिखना है, ठीक है। तो चलो एक एक को देखते हैं और 3 से 4 नंबर पे आएगा, ठीक है। तो पहला नंबर देखो, पहला हेडिंग डाल लेना कार्बिल-एमीन अभिक्रिया, कार्बिल-एमीन अभिक्रिया, ठीक है। कार्बिल-एमीन अभिक्रिया देखो क्या होती है, ठीक है। कार्बिल-एमीन अभिक्रिया जो होती है देख सकते हो इसके नाम से पता चलता है एमीन, अर्थात ये अभिक्रिया एमीन में होती है। देखो कैसे, इसमें क्या होता है मेथिल-एमीन लेना होता है CH3NH2 और इस पर क्या लेना होता है क्लोरोफॉर्म CHCl3। और एक चीज़ जान लो, ये आपका हैलोएल्केन चैप्टर में इसलिए है क्योंकि देख सकते हो एक क्लोरोफॉर्म है ना, एक प्रकार का हैलोएल्केन है, ठीक है, ट्राई हैलोएल्केन है ना, तो इसलिए इस चैप्टर पे है आपका। तो मेथिल-एमीन हो गई, क्लोरोफॉर्म हो गया और इसमें क्या मिलाना होता है KOH मिलाना होता है, जिससे जानते हो क्या बनता है, जिससे यहाँ पर से CH3 नाइट्रोजन और ये कार्बन मिलके CH3NC बनता है, CH3NC और यहाँ पर से K और यहाँ पर से Cl, KCl बनता है और यहाँ पर से OH और यहाँ का हाइड्रोजन मिला के जल बनता है।
ये सिंपल सी अभिक्रिया होती है, देख सकते हो। यह अभिक्रिया ये कार्बिल-एमीन अभिक्रिया कहलाती है। आप अगर थ्योरी पे लिखना चाहो तो लिख लेना यही चीज़, मेथिल-एमीन की अभिक्रिया, इसका नाम है मेथिल-एमीन, ठीक है। नाम सबके लिख लेना, यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, आप एक एक का नाम जरूर लिखना। मेथिल-एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा KOH से करने पर मेथिल आइसोसाइनाइड CH3NC बनता है, KCl बनता है और जल बनता है। यह अभिक्रिया कार्बिल-एमीन अभिक्रिया कहलाती है। लिखना बस यही होता है, जो रिएक्शन दे रहे हो ना बस यही लिख दो कि मेथिल-एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा KOH से करने पर मेथिल आइसोसाइनाइड KCl और जल बनता है। यह अभिक्रिया कार्बिल-एमीन अभिक्रिया कहलाती है। और अगर रिएक्शन बैलेंस करना चाहो तो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो। देखो 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर लो। यहाँ पे अब पोटेशियम 3 हो गए तो यहाँ पे 3 का गुणा कर लो। अब OH ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे 3 का गुणा कर लो, रिएक्शन बैलेंस। और ये जो हमने नीचे लिख दिया ना, इसको आप लाइन से आगे ही लिखना, क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए लिखा। आपको सिंपल CH3NH2 क्लोरोफॉर्म 3KOH, जिससे मेथिल आइसोसाइनाइड आगे लिखना 3KCl, आगे लिखना 3H2O, ठीक है। ये जो नीचे लिख दिया नीचे ना लिखना, आगे लिखना, ठीक है। तो सिंपल सी अभिक्रिया कार्बिल-एमीन अभिक्रिया कहलाती है। मेथिल-एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा KOH से करने पर मेथिल आइसोसाइनाइड CH3NC का नाम है मेथिल आइसोसाइनाइड, KCl और जल बनता है। यह अभिक्रिया कार्बिल-एमीन अभिक्रिया, ठीक है। पहली रिएक्शन समझ में आई। अगली नंबर रिएक्शन देखो, अगली नंबर है राइमर-टीमन अभिक्रिया। तो दूसरी नंबर रिएक्शन है राइमर-टीमन अभिक्रिया। राइमर-टीमन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें यह अभिक्रिया जो होती है फिनॉल लेना होता है, क्लोरोफॉर्म लेना होता है और NaOH लेना होता है। देखो ये जो इसमें भी क्लोरोफॉर्म था इस कार्ड से हेलोएल्केन में, और ये राइमर-टीमन अभिक्रिया जो इसमें भी क्लोरोफॉर्म लेना होता है, ठीक है। तो इसे भी समझो, सिंपल यहाँ पे आपको फिनॉल लेना है। ये देखो इसका नाम होता है फिनॉल। नाम सबके लिखते जाओ, जितने सूत्र है नाम लिखोगे तो आपको तुरंत तैयार हो जाएगा। इसका नाम है फिनॉल। फिनॉल ले लिया, आप क्या करो इसमें क्लोरोफॉर्म मिला दो CHCl3 और इसमें क्या मिला दो NaOH मिला दो, जिससे एकदम सिंपल सी रिएक्शन होगी। जानते हो क्या, ये जो आपका, इससे पहले ऐसे ही लिखो, ये देखो ये बेंजीन रिंग बना लो पहले, ठीक है। आप देखो ये जो OH आपने इस बॉन्ड से लगा रखा है, इस बार इस बॉन्ड से लगा दो OH। ध्यान से देखो, ये जो यहाँ OH लगा था हमने यहाँ पे लगा दिया OH, ठीक है। अब यहाँ पे CH, यहाँ पे O, यहाँ पे लगा दो CHO। देख लो ध्यान से, ये जो आपका था, ये जो OH यहाँ पे लगा था हमने यहाँ पे लगा दिया OH, और ये CH और O मिला के हमने यहाँ पे लगा दिया, ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर से आप 3 का गुणा कर लो, जिससे 3Na और 3Cl। 3 का गुणा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे 3 क्लोरीन थे, तो एक Na इससे संभाल नहीं पाता, 3 का कर लिया तो अब 3 Na हो जाएंगे और 3NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और क्या होगा, जब 3 का गुणा है तो OH भी 3 हो गए तो 3H2O भी बाहर निकल जाएगा। और यह अभिक्रिया जो होती है आपकी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, यह अभिक्रिया राइमर-टीमन अभिक्रिया कहलाती है। नाम सबके जान जाओ, इसका नाम है फिनॉल। नाम लिख लेना कॉपी पे, इसका नाम है फिनॉल। क्या नाम है इसका, फिनॉल। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। ये जो आपका दिख रहा है ना, इसका नाम लिख लेना सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या नाम है, सैलिसिल एल्डिहाइड। इसका नाम है 3NaCl, का नाम तो सोडियम क्लोराइड है और इसका नाम जल, ठीक है। तो सबके नाम जरूर लिख लिया करो। तो राइमर-टीमन अभिक्रिया में क्या लिखोगे, फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से करने पर सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, और यह अभिक्रिया राइमर-टीमन अभिक्रिया कहलाती है। पहले थ्योरी लिखा करो फिर रिएक्शन दिया करो, ठीक है। पहले इसके ऊपर थ्योरी लिख देना राइमर-टीमन अभिक्रिया की, फिर रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। केवल रिएक्शन समझो, थ्योरी अपने हिसाब से बना लेना। फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा NaOH से करने पर सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, और यह अभिक्रिया राइमर-टीमन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अगली नंबर देखो, तीसरी नंबर है वुल्ज फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वुल्ज फिटिंग अभिक्रिया। वुल्ज फिटिंग अभिक्रिया जो होती है, इसमें क्या होता है, आपको क्या क्या लेना होता है। इसमें आपको एक लेना होता है एरोमेटिक एल्किल हैलाइड और एक एलिफैटिक एल्किल हैलाइड, ठीक है। ध्यान से समझो, एरोमेटिक का मतलब होता है जिसमें बेंजीन रिंग लगी हो। देखो कैसे, ये आप एक एल्किल हैलाइड ले लो, ये देख सकते हो हमने ले लिया क्या, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, क्लोरोबेंजीन ले लेंगे। ये एक प्रकार का क्या है, आपका एरोमेटिक एल्किल हैलाइड है। और इसमें क्या मिला देंगे, एलिफैटिक एल्किल हैलाइड CH3Cl। और क्या करेंगे, इसमें सोडियम मिला देंगे, दो सोडियम मिला दिए। आप क्या करो, यहाँ पे शुष्क ईथर की उपस्थिति दे दो, शुष्क ईथर की उपस्थिति दे दो, ठीक है। देख लो, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, इसका नाम जरूर लिख लेना। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम, ठीक है। जब अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर से देखो 2Na है, ये वाला Cl है, ये वाला Cl, 2NaCl जो होगा बाहर निकल जाएगा। 2NaCl बचेगा क्या, ये बेंजीन रिंग और ये CH3 बस जोड़ दो। ये आपकी बेंजीन रिंग, और ऊपर CH3,
ये सिंपल केवल बन जाएगा। देख सकते हो यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वुल्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड तथा सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने पर इसका नाम है टालुइन। टालुइन बनता है और यह अभिक्रिया आपकी वुल्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या लिखोगे? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड तथा सोडियम से करने पर, किस में करने पर? शुष्क ईथर में करने पर टालुइन बनता है और यह अभिक्रिया वुल्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितनी अभिक्रिया ली हैं सारी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई, इसलिए इनको लिया है कि आपके एग्जाम में फंस सके और आप इनको जरूर तैयार करो। ठीक है, अगली अभिक्रिया आती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, चौथी नंबर फ्रीडल क्राफ्ट। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है? ये रिएक्शन तो एकदम आसान है, सिंपल क्या करो, इसमें आप बेंजीन ले लो। ये सिंपल आप क्या ले लो? बेंजीन ले लो। ये हमने ले लिया बेंजीन। अब इस बेंजीन पे क्या करो? मेथिल क्लोराइड CH3Cl मिला दो, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। इसका नाम मेथिल क्लोराइड, इसका नाम था बेंजीन। ठीक है, सूत्र सबके याद रखा करो, नाम लिख लिया करो नीचे जिससे आपको याद हो जाए। बेंजीन मेथिल क्लोराइड, और यहाँ पे उपस्थिति हो जाएगी निर्जल AlCl3 की, निर्जल AlCl3 की, जिससे होगा क्या? ये जो CH3 देख रहे हो ना, ये CH3 इसके ऊपर लग जाएगा। देख लो ध्यान से, ये सिंपल बेंजीन आ गया और ये जो CH3 इसके ऊपर लग जाएगा, यहाँ पे CH3, और क्या होगा? यहाँ का एक हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके HCl बाहर निकल जाएगा। यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। एकदम सिंपल सी अभिक्रिया है। आपको करना क्या है? बेंजीन लेना है। बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है, जिससे क्या बनता है? यही टालुइन। टालुइन बनता है और HCl बाहर निकलता है। यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो चारों अभिक्रिया हो गई। कार्बिल एमीन में क्या था? मेथिल एमीन क्लोरोफॉर्म तथा KOH से अभिक्रिया करके मेथिल आइसोसाइनेट, पोटेशियम क्लोराइड और जल बनाती है। राइमर टीमन अभिक्रिया में क्या था? फिनॉल क्लोरोफॉर्म और NaOH से अभिक्रिया करके सैलिसिल एल्डिहाइड बनाती है, 3NaCl बनाती है, 3H2O बनाती है। तीसरी अभिक्रिया वुल्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है? क्लोरोबेंजीन मेथिल क्लोराइड तथा सोडियम से शुष्क ईथर में अभिक्रिया करके टालुइन बनाती है। चौथी अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये क्या करती है? बेंजीन जो है मेथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में टालुइन बनाती है और यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। चारों अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको इन चारों रिएक्शंस को तैयार करना है। ठीक है, तो आप चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको तैयार करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो भैया, जो अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको मस्त तरीके से तैयार करना है। तो क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन है हैलो एल्केन में नाभिक रागी प्रतिस्थापन SN1 अभिक्रिया तथा द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 की क्रियाविधि उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एकाणुक अभिक्रिया और द्विअणुक अभिक्रिया, दोनों अभिक्रियाओं को आपको समझाना है। देखो पढ़ लो क्वेश्चन। हाइलो एल्केन में नाभिक रागी, यहाँ पे एक चीज बढ़ा देना, एकाणुक। हाइलो एल्केन में एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन SN1 तथा द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 की क्रियाविधि उदाहरण द्वारा समझाइए। बस यहाँ पे एकाणुक क्वेश्चन बढ़ा देना, हाइलो एल्केन में एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन SN1। ठीक है, तो सिंपल हेडिंग पढ़ी पहली SN1 या एकाणुक अभिक्रिया, क्योंकि आपको एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 तथा द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 बतानी है और बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आपको हल्के में नहीं लेना और तैयार करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हेडिंग पढ़ी SN1 या एकाणुक अभिक्रिया। यह अभिक्रिया जो होती है 2 पदों में होती है या 2 स्टेप में होती है। पढ़ो यहाँ पे, यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया जो होती है 2 स्टेप में होती है, 2 स्टेप में होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? पहले पद में एल्किल हाइलाइड धीरे धीरे विदलन के द्वारा विदलित होकर कार्बोधनायन बनाता है और यह दूसरे पद में तीव्रता से नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया करके उत्पाद देता है। क्या कहा गया? यह रिएक्शन जो होती है SN1 अभिक्रिया या एकाणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यह 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या होता है? पढ़ो, पहले स्टेप में पहले पद में एल्किल हाइलाइड लेना होता है। एल्किल हाइलाइड तो जानते हो यार, जैसे CH3Cl हो गया, C2H5Cl हो गया, ये सब क्या होते हैं? एल्किल हाइलाइड होते हैं। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है? एल्किल हाइलाइड धीरे धीरे विदलन के द्वारा विदलित हो जाता है। विदलन समझते हो? विदलन का मतलब होता है बॉन्ड का टूटना। विदलन के द्वारा विदलित हो जाता है, अर्थात जो एल्किल हाइलाइड के बीच में बॉन्ड होता है, यहाँ पे जो CH3Cl है जैसे, तो CH3 सिंगल बॉन्ड Cl होता है, तो इसके बीच का जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, विदलन हो जाता है इसका। विदलन का मतलब है टूटना। ठीक है,
तो यह अभिक्रिया दो पदों में या दो स्टेप में संपन्न होती है। इसमें पहले पद में एल्किल हैलाइड धीरे धीरे या मंद गति से विदलन के द्वारा विदलित होकर कार्बोधनायन बनाता है और दूसरे पद में तीव्रता से नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया करके उत्पाद बनाता है। यह अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो देखो रिएक्शन से समझते हैं। उदाहरण यहाँ पे बड़ी हेडिंग देखो, हमने एक क्या लिया है, एल्किल हैलाइड लेने को कहा था हमने, एक एल्किल हैलाइड CH3Cl लिया। ठीक है, इसके बीच में देख सकते हो ये बॉन्ड है। तो कहा गया ये अभिक्रिया दो स्टेप में या दो पद में होती है। देखो पहले पद में क्या होता है, एल्किल हैलाइड धीरे धीरे विदलन के द्वारा विदलित हो जाता है। धीरे धीरे का मतलब क्या है, मंद गति से। तो जब ये CH3Cl एक प्रकार का एल्किल हैलाइड है, या मंद गति से या धीरे धीरे विदलित होता है। विदलित होने का मतलब बॉन्ड टूट जाता है। जो इसके बीच का बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट जाएगा और देख सकते हो जब बॉन्ड टूटेगा तो ये CH3 अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा और CH3 के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा और Cl के ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। और ये जो CH3 में यहाँ पे प्लस का चार्ज आया ये कार्बन के ऊपर है, ये कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज आता है। इस कारण से कार्बन को कार्बोधनायन कहते हैं। कार्बन के ऊपर धनायन चार्ज आया ना, धनायन का निशान बना है, तो इसे कहते हैं कार्बोधनायन। क्या कहते हैं, देख सकते हो कार्बोधनायन बनाता है। कहा गया था ना, एल्किल हैलाइड का विदलन जब होता है अर्थात जब इसका बॉन्ड टूटता है मंद गति से या धीरे धीरे गति से तो कार्बोधनायन बनता है। देख लो, पढ़ लो कि इसमें पहले पद में एल्किल हैलाइड धीरे धीरे विदलन के द्वारा विदलित होकर या बॉन्ड टूट जाता है उसका, जिससे कार्बोधनायन ये बन गया, ये बना है कार्बोधनायन। क्या बना है, कार्बोधनायन और Cl- बाहर। फिर दूसरे पद में या दूसरे स्टेप में तीव्रता से नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया करके उत्पाद देता है। अब ये जो कार्बोधनायन बना ये तीव्रता से किससे अब क्रिया करता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक से। ये जो OH- आप देख रहे हो ये एक प्रकार का नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, इससे तीव्रता से अभिक्रिया करता है जिससे ये CH3 इस OH के साथ जुड़कर CH3OH उत्पाद बना लेता है और यह अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया कहलाती है। पढ़ लो कि यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है और इसमें पहले पद या पहले स्टेप में एल्किल हैलाइड धीरे धीरे विदलन के द्वारा विदलित होता है। ये एल्किल हैलाइड मंद गति से विदलन होगा, मतलब इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा और CH3+ अलग और Cl- अलग। इस CH3+ का नाम ये कार्बोधनायन। ठीक है, और दूसरे पद में तीव्रता से अभिक्रिया होती है। अब ये जो दूसरे पद में कार्बोधनायन है ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक OH- से अभिक्रिया तीव्रता से करेगा जिससे CH3OH जुड़ के उत्पाद बना देंगे। बस ये SN1 अभिक्रिया समझ गए। अब अगली अभिक्रिया SN2 या द्विअणुक अभिक्रिया, ये अभिक्रिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया जो थी दो पदों या दो स्टेप में संपन्न होती है, लेकिन SN2 अभिक्रिया केवल एक पद या एक स्टेप में संपन्न होती है। इसमें पहले एल्किल हैलाइड, पढ़ो, इसमें पहले एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया करके संकुल यौगिक बनाता है जो तीव्रता से उत्पाद देता है। ठीक है, पहले जो आपका एल्किल हैलाइड होता है यह क्या करता है, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक अर्थात OH- से अभिक्रिया करके क्या करता है, संकुल यौगिक बनाता है। फिर क्या करता है, तीव्रता से अभिक्रिया करके उत्पाद देता है। देख लो ध्यान से, ये आपका क्या है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक OH-, ये आपका क्या है, एल्किल हैलाइड CH3Cl। पहले धीमी गति में क्रिया होगी या मंद गति में क्रिया होगी, जिससे क्या होगा, ये देख सकते हो H और O- है और फिर यहाँ पे डैश डैश वाला बॉन्ड लगेगा और CH3 जुड़ेगा, फिर डैश डैश वाला बॉन्ड लग के Cl जुड़ेगा और इसके ऊपर ये जो देख रहे हो ये चिन्ह जो बना है इसे कहते हैं आंशिक ऋणावेश या इंग्लिश पे कहते हैं पार्शियल निगेटिव। ये आपका आंशिक ऋणावेश लगा है, ये आपका आंशिक ऋणावेश लगा है। ठीक है, ये आपका एक प्रकार का संकुल यौगिक बनेगा। देख सकते हो कैसे बना, ये HO उसी प्रकार से इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश, ये CH3 डैश डैश बॉन्ड से जुड़ा, फिर डैश डैश लग के Cl हो गया और आंशिक ऋणावेश। फिर तीव्रता से अभिक्रिया होगी जिससे HO और CH3 ये आपका अलग हो जाएगा उत्पाद के रूप में और ये Cl भी आपका माइनस के रूप में अलग हो जाएगा। यह अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया कहलाती है। देख सकते हो पहले इस नाभिक स्नेही अभिकर्मक से एल्किल हैलाइड ने मंद गति में अभिक्रिया की जिससे संकुल यौगिक बना, फिर तीव्र गति से की जिससे उत्पाद CH3OH या OH-CH3 वही चीज़ बना है। ठीक है, SN1 अभिक्रिया दो पदों में होती है। पहले पद में इसका विदलन होता है अर्थात बॉन्ड टूटता है जिससे कार्बोधनायन बनता है। फिर ये कार्बोधनायन नाभिक स्नेही अभिकर्मक से अभिक्रिया तीव्र गति से करता है जिससे उत्पाद देता है। और SN2 में क्या होता है, एक ही पद में अभिक्रिया होती है। पहले ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक एल्किल हैलाइड से मंद गति में क्रिया करता है जिससे संकुल यौगिक, फिर तीव्रता से अभिक्रिया करके उत्पाद देता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसको आपको जरूर से जरूर तैयार करना है। ठीक है, तो ये यार आपके अभी चैप्टर नंबर 6 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं जो आपका हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चैप्टर है। ठीक है,
तो 3 चैप्टर के उस वीडियो पे देखे थे, 3 चैप्टर के इस वीडियो में कंप्लीट हुए। आप जो अगला वीडियो आएगा उसमें जो 4 चैप्टर बचते हैं, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चारों चैप्टर के एक ही वीडियो पे कंप्लीट करा देंगे। तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यार अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिससे अगर कोई भी हम इंपॉर्टेंट वीडियो डालें, रिएक्शन का, न्यूमेरिकल का या फिजिक्स का कोई भी वीडियो डालें, तो आपके पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और मस्त तरीके से आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सको। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।